गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 2 अनुसूची 2 वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाती है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पे हम आज चर्चा करेंगे। आप कॉपी और लीड लेकर बैठिएगा क्योंकि आज मैं आपको घर बैठे ये सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप आपके परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। एक आम समस्या ये बनी हुई है, हर घर में ये समस्या देखने में आती है कि आखिर जो परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी संपत्ति किस प्रकार से वारिसों में बांटी जाएगी, किसको कितना हिस्सा प्राप्त होगा। ये हर घर का एक सवाल है सर, हर घर में एक समस्या के रूप में मौजूद है। तो आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं मेरे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये कि किस प्रकार से आप घर बैठे आप आपकी संपत्ति का बंटवारा घर बैठे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यदि अदालत में भी यदि मुकदमा जाता है और आप सालों केस लड़ते हैं तभी अदालत में जज साहब के द्वारा इसी अनुसूची, इसी क्लास 1 सूची के अनुसार ही फैसला दिया जाता है। तो पिछला वीडियो सर बनाया था, उसमें क्लास 1 वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, धारा 10 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूरी जानकारी दी है। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा, पीडीएफ भी उसका मेरे द्वारा तैयार किया जाकर उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है, वहां से आप उसको खरीद भी सकते हैं। क्लास 1 जो उत्तराधिकारियों में संपत्ति किस प्रकार बांटी जाती है, इसका पूरा डिटेल विस्तार से उल्लेख मैंने मेरे पिछले वीडियो में किया है। और आज हम वर्ग 2 में, जब वर्ग 1 के वारिस नहीं होते हैं तब वर्ग 2 के वारिसों का नंबर आता है और वर्ग 2 के वारिसों की एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि उनमें वो संपत्ति बांटी जाएगी। जब वर्ग 1 के वारिस नहीं होंगे तब वो संपत्ति किसको कितनी प्राप्त होगी, इसका पूरा ब्यौरा मैंने, इसका पूरा उल्लेख, पूरा ब्यौरा मैंने ई बुक पीडीएफ में तैयार किया है। मैं आपको वीडियो में स्क्रीन पर अब दिखाई नहीं दूंगा, अब मैं आपके सामने उस सूची खोलने वाला हूं और सरल उदाहरण के साथ उसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगा भी। आप कॉपी और लिड लेकर आप जरूर बैठिएगा सर, क्योंकि उसमें जो वर्ग 2 की अनुसूची जब मैं पढ़ूंगा तब आपका मुकाम क्या है उस अनुसूची के अनुसार वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब आप नोट करेंगे तभी तो आपको पता होगा कि आप वर्ग 1 में आते हैं या वर्ग 2 की अनुसूची में आते हैं। आप प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं कि द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में संपत्ति का बंटवारा अलग अलग तरीके से होगा। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता है कि आप क्लास 1 हेयर्स हैं कि क्लास 2 हेयर्स हैं, आप वर्ग 1 के उत्तराधिकारी हैं कि वर्ग 2 के उत्तराधिकारी हैं, आपको यही नहीं पता है तो आप फिर कैसे संपत्ति बांटेंगे सर। इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ग 2 जो अनुसूची है उसमें संपत्ति का बंटवारा तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा ही, और वीडियो के अंत में मैं आपको वर्ग 1 की भी संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा। उसकी डिटेल जानकारी मेरे वीडियो बना चुका हूं, चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको वहां देख सकते हैं। तो आइए सर, अब हम बिना देरी कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दूं सर मैं आपको कि धारा 11 में जो वर्ग 2 की जो अनुसूची है उसमें संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, ये बुक में जो परिभाषा दी गई है, मैं सिर्फ 2 लाइन की परिभाषा है सर, मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के बता देता हूं। और उसके बाद उसी को मैंने सरल उदाहरणों के साथ ई बुक में भी तैयार करके रखा हुआ है, उसमें से मैं आपको जानकारी दूंगा ही दूंगा। 1956 की धारा 11, धारा 11 का ताल्लुक है अनुसूची 2 से, शेड्यूल 2 जिसको क्लास 2 वर्ग 2 के उत्तराधिकारी से, और धारा 11 का संबंध है क्लास 1 उत्तराधिकारी से। ओके सर, हम आगे बढ़ते हैं। ये धारा 11 पढ़ रहा हूं मैं शॉर्ट में, फिर आगे हम वीडियो के तालिका में आपको देख के डिटेल में समझाऊंगा। धारा 11 अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण। अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में निर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियती की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। सीधी सी बात है कि सबको बराबर अंश मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा सर, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप बता दूं कि ये बंटवारा तभी होगा जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो वसीयत लिखे बगैर मरा है। यदि उसके द्वारा वसीयत लिख के उसकी मृत्यु हुई है तो फिर वसीयत के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को संपत्ति बांटी जाएगी। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि सर वसीयत तो फर्जी है, वसीयत तो गलत है और वसीयत तो धोखाधड़ी से तैयार की गई थी। तो ये मैटर सर फिर अलग हो जाता है। इसके लिए भी मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, फिर जिसके पक्ष में वसीयत लिखी गई है उसे अदालत में प्रोबेट लगाना पड़ेगा, दावा कि वसीयत की वैधता को घोषित करवाना कि वसीयत सही लिखी गई है, इस बात की घोषणा उसे अदालत में करवाना होगी। वह सभी विपक्षी गण को सूचना दी जाएगी, गवाह सबूत बयान सब होंगे, और यदि अदालत ने उसको वैध घोषित कर दिया
तब वसीयत के अनुसार ही उत्तराधिकार डिसाइड होगा, तब ये धाराएं लागू नहीं होंगी। और न ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की ये धारा 10, 8, 9, 15, 14 ये कोई भी धारा लागू नहीं होंगी। ये उसी कंडीशन में लागू होंगी जब मरने वाला निर्वसियती मरा है, मतलब बिगर वसीयत लिखे मरा है, तब उसकी संपत्ति का बंटवारा इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। हिंदू पुरुष की दशा में धारा 8 में, हिंदू नारी की दशा में धारा 15 में प्रावधान दिए गए और अनुसूची दिया गई, सिर्फ 2 अनुसूची दी गई सर संपूर्ण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। इसको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 भी बोलते हैं, या क्लास 1 या क्लास 2 भी बोलते हैं, या प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी और द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी, इसको ये भी बोला जाता है। आज के वीडियो में हम द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। जब वर्ग 1 के उत्तराधिकारी कोई भी नहीं है तब इनका नंबर आएगा, यह आप ध्यान रखिएगा। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी और लिड लेकर बैठिएगा। आज मैं घर बैठे आपको आपके परिवार की संपत्ति का बंटवारा कराना सिखा रहा हूं सर मैं। ये वीडियो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा कानून के तहत धाराओं के साथ, जो मैंने आपको बुक के अंदर से अभी पढ़ के बताई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11, इसका ताल्लुक है वर्ग 2 अनुसूची 2 द्वितीय श्रेणी उत्तराधिकारी से, और धारा 10 का ताल्लुक है अनुसूची 1 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों से। आइए आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये जो राइट साइड है ये क्लास 2 की ई बुक है, जो द्वितीय श्रेणी उत्तराधिकारी जो होते हैं उनकी ई बुक है, पीडीएफ है, जो मैंने तैयार किया है और उसी के अंदर से मैं जानकारी दे रहा हूं। और इधर लेफ्ट साइड में मैंने वर्ग 2 के वारिसों की सूची की पूरी लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि ये जानकारी सर आपको होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि ये जानकारी आपको नहीं हुई तब आप आपकी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते घर बैठे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वर्ग 2 के वारिसों की सूची लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रही है, ये मैं इन वारिसों के नाम पढ़ के बता रहा हूं। आप इन वारिसों में कहां आते हैं आप आपकी कॉपी में लिड से आप नोट कर लीजिएगा। घर बैठे आज मैं सर आपको सिखा रहा हूं, मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। हर आदमी की ये समस्या है, मेरे कई व्यूअर्स ने कमेंट्स करके मुझसे बार बार कहा है, कोई अलग अलग तरीके से पूछता है कि सर पुत्र की पुत्री का क्या हिस्सा होगा, यदि बेटा है तो उसका क्या हिस्सा होगा, विधवा है तो उसका क्या हिस्सा होगा, माता है तो क्या हिस्सा होगा, दादा दादी का क्या होगा, नाना नानी का क्या हिस्सा होगा, पुत्री की पुत्री का क्या हिस्सा होगा, पुत्री की पुत्री का क्या हिस्सा होगा, पुत्र की पुत्री का क्या हिस्सा होगा, पुत्री की पुत्री का क्या हिस्सा होगा। ऐसे 50 सवाल सर कमेंट्स में किए गए, तो उन सभी सवालों का जवाब मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैं आपके सामने अब लिस्ट पढ़ने जा रहा हूं। आप तैयार रहिएगा और आसानी से सुन के आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसका बंटवारा कर पाएंगे। आज घर बैठे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब मैं वर्ग 2 के वारिसों की सूची जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं पढ़ के बता रहा हूं। आप आपका मुकाम तय कर लीजिएगा कि आप कहां हैं। सबसे पहली बात है, यदि आप वर्ग 1 का कोई वारिस नहीं है तभी वर्ग 2 के वारिसों का नंबर आएगा सर, आप ये ध्यान रखिएगा। वर्ग 1 के जो वारिस हैं आप तैयार रहिए और लिट से आप नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। नंबर 1 में सर पिता, वर्ग 2 के वारिस में सबसे पहला आएगा पिता। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए अनुसूचियां लगा दी हैं। दूसरे पे आएगा सर, दूसरे में 4 इसमें लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 है पुत्र की पुत्री का पुत्र, नंबर 2 है पुत्र की पुत्री, नंबर 3 है भाई और नंबर 4 है बहन। आप क्या इसमें शामिल हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि आप इसमें शामिल हैं तो आप नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर पे आता है, इसमें भी 4 लोगों को शामिल किया गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सर आपको साफ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है पुत्री के पुत्र का पुत्र। क्या आप पुत्री के पुत्र का पुत्र हैं? यदि हैं तो सर आप नोट कर लें, आप वर्ग 2 की सूची में हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप वर्ग 1 का कोई वारिस नहीं होगा तभी इनका नंबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे में दूसरा पॉइंट है पुत्री के पुत्र की पुत्री। क्या आप शामिल हैं? अगर हैं तो नोट कर लें। तीसरा है पुत्री की पुत्री का पुत्र। चौथा है पुत्री की पुत्री। क्या आप शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो सर कॉपी में आप नोट कर लें, ताकि आगे की जानकारी आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। चौथे नंबर पे आता है सर हमारा, इसमें भी 4 लोगों को शामिल किया गया है। ये द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात हो रही है सर हमारी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में
ये बुक के पीछे भी अनुसूचियां दी गई हैं, मैंने वहीं से टाइप करके लिया है सर, इसमें आप लोगों को समझाने के लिए पीडीएफ भी तैयार कर दिया और पीडीएफ में इनको लिख भी दिया है। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, ये पीडीएफ के अंदर से दे रहा हूं। लेफ्ट साइड का जो पीडीएफ है, ई बुक जिसको कहते हैं, ये क्लास 1 उत्तराधिकारियों की जो मैंने ई बुक तैयार की थी उसके सॉरी जो वीडियो तैयार किया था, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ई बुक मौजूद है, पीडीएफ की लिंक। और ये राइट साइड की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसके नीचे, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे इसकी जो है कि लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से भी इसको परचेस कर सकते हैं। चौथा नंबर हो गया सर हमारा, पांचवा होता है पिता का पिता और पिता की माता। छठा होता है पिता की विधवा और भाई की विधवा। सातवां नंबर सर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पिता का भाई और पिता की बहन। आप ध्यान से सुनिएगा सर, और आप क्या इसमें आते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। आठवां आता है माता का पिता और माता की माता। नवा आता है माता का भाई और माता की बहन। ये 8 इसमें जो नाम लिस्ट दिए गए हैं ये मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं, और इसमें स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है नीचे जो मैं आपको बता देता हूं कि भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों। ये स्पष्टीकरण में इसमें लिखा हुआ है। तो ये तो सर मैंने आपको सूची प्रारंभ में पढ़ के इसलिए बताई क्योंकि सब कुछ शुरू यहीं से होता है। आप घर बैठे, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आप घर बैठे इसका बंटवारा करना सीख जाएंगे। ये तो सर मैंने आपको लिस्ट बता दी, आपने कॉपी में नोट भी कर लिया। हम वर्ग 2 के वारिसों पर चर्चा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ग 2 के वारिसों के बीच संपत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि यदि, ये जो बुक में डेफिनेशन दी थी सर उसी को सरल तरीके से मैंने इसमें तैयार किया है जो मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूं। यदि किसी प्रविष्टि में एक से अधिक वारिस हो तो उन्हें बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे। ओके सर, बराबर बराबर। किसी एक प्रविष्टि के सभी वारिस उपस्थित हों तो उसी प्रविष्टि के वारिस संपत्ति के अधिकार प्राप्त करेंगे। यदि उस प्रविष्टि में कोई वारिस जीवित ना हो तो अगली प्रविष्टि के वारिसों का अधिकार प्राप्त होगा। मुख्य जो सिद्धांत है क्लास 2 में संपत्ति क्रम के अनुसार बांटी जाती है। पहले एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, ऐसे करके हम हर चीज को डिटेल के साथ समझेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं एंट्री 1 में, वर्ग 2 की अनुसूची का क्रमवार विश्लेषण विथ एग्जाम्पल्स, सरल उदाहरणों के साथ मैंने तैयार किया है सर ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंट्री 1 आप इधर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वर्ग 2 के वारिसों की सूची मैंने लगा रखी है, और राइट साइड उन्हीं सूचियों में जो मैंने सरल उदाहरण तैयार किए हैं उनको मैंने ई बुक का पीडीएफ तैयार करके रखा हुआ है। आपको मैंने वर्ग 2 की सूची तो सर पढ़ के बता दी है। अब ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है इसी सूची के अंदर से मैं नंबर 1 से लेके अंत तक के हर वारिस का सरल उदाहरण आपको देके समझा रहा हूं। नंबर 1 में वर्ग 2 की सूची में लिखा दिखाई दे रहा है आपको पिता। बुक में भी आप देख लेना सर, उसी में से टाइप किया हुआ है मैंने इसमें। नंबर 1 में पिता। पिता का जो अब मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है सरल शब्दों में, यदि मृतक की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और कोई क्लास 1 वारिस नहीं है तो पिता की संपूर्ण संपत्ति मिलेगी। पिता को संपूर्ण संपत्ति मिलेगी। किसको मिलेगी सर? पिता को। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि राम की मृत्यु हो जाती है, ना पत्नी ना पुत्र ना पुत्री ना माता है, सिर्फ पिता जीवित है। पिता को 100% संपत्ति प्राप्त होगी। 100% संपत्ति का अधिकार पिता को मिलेगा वर्ग 2 के वारिस में। लेकिन कब? जब वर्ग 1 के वारिस नहीं है। ये पहला उदाहरण सर मैंने आपको समझा दिया। आप अभी सबर के साथ बैठिएगा, आप दिल थाम के और ध्यान से सुनिएगा। आप ये 9 इसमें लिस्ट में उत्तराधिकारी दिए गए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इन 9 को ही अलग अलग उदाहरण से मैं समझाने जा रहा हूं सर आपको। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात और सर मैं आपको समझा देता हूं। हम बात कर रहे हैं, अभी हमने नंबर 1 लिया है वर्ग 2 की अनुसूची का पिता, उसको 100% संपत्ति मिलेगी। यदि कब मिलेगी? जब राम की मृत्यु हो जाती है, ना पत्नी ना पुत्र ना पुत्री ना माता है। अभी ये जो इसमें ना पत्नी ना पुत्र ना पुत्री ना माता है, तो इसका क्या मतलब है सर कि वर्ग 1 का कोई वारिस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और इस वीडियो में वर्ग 1 के वारिसों की भी सूची पढ़कर आपको बता देता हूं। आपको एक मौका और है, आप कॉपी और लिड लेकर तैयार रहिए। आप कॉपी और लिड लेकर तैयार रहिए। मैं वर्ग 1 की सूची भी पढ़ रहा हूं क्योंकि ये जब नहीं होंगे तभी वर्ग 2 का आएगा नंबर।
अभी मैंने वर्ग 2 की जो सूची है उसमें से पिता का उदाहरण दिया था, अब पिता उसमें शामिल नहीं है। मैं आपको एक बार समझाने के लिए वो दिखा रहा हूं पढ़ के। आप इसको इसको भी आप नोट कर लीजिएगा सर। जिन लोगों ने पिछले वीडियो में अगर नोट नहीं किया है तो इस वीडियो में नोट कर लें कि वर्ग 1 की वारिसों में कौन कौन लोग शामिल हैं। जब ये लोग नहीं होंगे तभी वर्ग 2 का नंबर आएगा। वर्ग 2 के वारिसों की सूची में नंबर 1 पुत्र, नंबर 2 पुत्री, नंबर तीसरा विधवा, नंबर चौथी माता, पांचवा है पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, नंबर छठा है पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री। पूर्व मृत पुत्र की पुत्री का मतलब है कि जो पहले पुत्र मर चुका है उसकी पुत्री। सातवां है पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, ये भी उसी प्रकार। आठवां है पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। नवा है पूर्व मृत पुत्र की विधवा। दसवां है पूर्व मृत पुत्र के पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। एक बार फिर पढ़ दो 10वां नंबर, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूर्व मृत पुत्र मतलब जो पुत्र पहले मर चुका है के पूर्व मृत पुत्र, उसके भी पुत्र जो पहले मर चुका उसका पुत्र। 11वें में है पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, यह भी इसी प्रकार समझा जाएगा। 12वां है पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। नंबर 13वां कि पूर्व मृत पूर्व पूर्व मृत पुत्री, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। 14वां है पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। 15वां है पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। 16वां है पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। तो ये वर्ग 1 के वारिसों की सूची हो गई सर। ये इस वीडियो में मैंने इस सूची को भी पढ़ के इसलिए बताया है क्योंकि ये वाले लोग नहीं होंगे तभी ये वर्ग 2 की सूची का नंबर आएगा। और जो लोग वर्ग 1 में शामिल हैं वो नोट भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो में मैंने बड़े आसान शब्दों में पढ़ के बताया है। और यदि आवश्यकता महसूस हो तो ये आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध भी है। इसकी लिंक दोनों वीडियो के नीचे मैंने जो है कि इसकी लिंक दी हुई है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। आप बाय जैसे 199 रुपए का भुगतान करेंगे तो ये आपको पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल फोन पर ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा। वहां पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। अब मैंने आपको नंबर 1 उदाहरण बता दिया सर वर्ग 2 की सूची का पिता का। अब हम आते हैं दूसरे पे। इसमें 4 दिए हुए हैं सर। कौन सा? पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री और भाई और बहन। अब इसमें 4 वारिस यदि पिता नहीं है तब इनका नंबर आएगा सर। आप ध्यान से सुनते और समझते जाइए सर। आज आपको घर बैठे ही मैं बंटवारा कराना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। नंबर 1 है पुत्री की पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री की पुत्री और भाई और बहन। इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे? श्याम की मृत्यु हो जाती है, उसका पिता पहले ही मर चुका है। क्लास 1 में कोई वारिस नहीं है। क्लास 1 क्या होता है? ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको पढ़ के बताई थी, वर्ग 1 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी। क्लास 1 में कोई वारिस नहीं है, उसके एक भाई और एक बहन है। तो भाई और बहन दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, 1/2 1/2। अगर भाई के साथ पुत्र की पुत्री का पुत्र भी हो तो इन चारों वर्ग के सदस्य जो भी जीवित हों समान रूप से हिस्सा प्राप्त करेंगे सर। ठीक है, ये बड़े ही सरल शब्दों में सरल उदाहरणों के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये आपको कलेक्शन असंभव है कहीं भी मिलना। ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान और अनुभव के आधार पे आप लोगों के समझाने के लिए मैंने तैयार किया है। और ये ई बुक भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है ताकि आप घर बैठे आप अपने परिवार में संपत्ति का बंटवारा करना सीख जाएं। क्योंकि ये हर घर की कहानी है, हर घर का विवाद है, हर घर का झगड़ा है, हर घर की समस्या है कि आखिर संपत्ति किसको कितनी मिलेगी। कई बार तो नासमझी में झगड़े टंडे, लड़ाई फसाद और सालों मुकदमाबाजियां चलती हैं सर। और अंत में फैसले फिर इन्हीं कानूनों के तहत होते हैं जो कानून में दिया हुआ है। आप घर बैठे समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। अब एंट्री 3 पर हम बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो मैंने सूची लगा रखी है इस सूची में, और ये एंट्री 3 को मैं इधर भी सर आपके लिए ऊपर बढ़ा रहा हूं। एंट्री 3 में है पुत्री की संतान के बच्चे में। इसमें जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये वर्ग 2 की सूची है जिसमें से मैं पढ़ के बता रहा हूं और इधर उसकी व्याख्या है। नंबर 3 में पुत्री के पुत्र का पुत्र, दूसरा है पुत्री के पुत्र की पुत्री, तीसरा है पुत्री की पुत्री का पुत्र, चौथा है पुत्री की पुत्री की पुत्री।
इनके बारे में हम बंटवारे के बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसे। उदाहरण में ले लें आप, मोहन की मृत्यु होती है, एक काल्पनिक नाम है सर। क्लास 1 में कोई नहीं है, प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी कोई नहीं है। प्रथम श्रेणी क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर इसी में से पढ़ के बताया है। क्लास 1 में कोई नहीं है, पिता भाई बहन भी नहीं है, लेकिन उनकी पुत्री की पुत्री का पुत्र मतलब नाती का बेटा जीवित है, तब वही संपूर्ण संपत्ति का वारिस होगा। ये उदाहरण 2 हो गया सर हमारा। अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 4 पे, जो लिस्ट में दी गई है। एंट्री नंबर 4 में भी 4 दिए हुए हैं सर। इसमें जो लिस्ट है बुक में, भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री और बहन की पुत्री। भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री, मतलब भाई और बहन की संतानें। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं सर हम। राम प्रसाद की मृत्यु होती है, एक काल्पनिक नाम मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। कोई पिता भाई बहन उनका नहीं है, उसके भाई का बेटा भतीजा और बहन की बेटी भांजी जीवित हैं, दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, 1/2 1/2। ये हो गया सर हमारा एंट्री 4। अब हम एंट्री 5 की ओर बढ़ते हैं। पिता के माता पिता, और मतलब ये एंट्री नंबर 5 में है। ये आप अनुसूची में भी मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले आया हूं, आप देख रहे हैं। पिता का पिता और पिता की माता, उसमें ऐसा दिया हुआ है जो बुक में है। ये बुक भी है सर मेरे पास में रखिए, लेके बैठा हूं मैं, उसी में से मैंने इसमें टाइप भी किया हुआ है बुक ही में से। ये इसमें भी दिया हुआ है। ये जो हमारा कौन सा 5वां नंबर है सर, ये 5वां। पिता का पिता और पिता की माता, पिता का पिता और पिता की माता, बुक में भी सर वही का वही दिया हुआ है, उसी में से मैंने टाइप किया हुआ है। इसको हम देख लेते हैं। पिता का पिता और पिता की माता 5वें नंबर पे है सर। हम इसमें कुल 9 है, अब सिर्फ 4 बचेंगे, इसके बाद लगभग पूरा होने वाला है हमारा मामला। किशन की मृत्यु होती है। क्लास 1 और पहले के किसी वर्ग का वारिस जीवित नहीं है, उसके दादा दादी जीवित हैं, दादा और दादी को बराबर हिस्सा मिलेगा, 1/2 1/2। ये आज के वीडियो में सर एवरी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं सर मैं आपके। कई व्यूअर्स मुझसे अलग अलग तरीके का सवाल करते हैं, तो सभी के सवालों का जवाब आज आपको अपने आप ही मिल जाएगा घर बैठे। यदि आपने इसको ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, कॉपी और लिड में आपने नोट कर लिया, तो आप घर बैठे निकाल सकते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आपका कितना हिस्सा बनेगा। उदाहरण आपका समझ में आ गया सर, दादा और दादी को बराबर हिस्सा मिलेगा, ये 5वें नंबर हो गया। नंबर पर पिता की विधवा और भाई की विधवा, मतलब पिता की विधवा और भाई की विधवा, ये 6ठे नंबर पे दिया हुआ है। और इसमें पिता की विधवा और भाई की विधवा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सर मैंने आपके लिए इसलिए लगाया है ताकि मैं आप देखते भी जाएं और समझते भी जाएं। उदाहरण से समझा देता हूं सर इसको भी मैं आपको, कि कृष्ण की मृत्यु होती है, काल्पनिक नाम है, उसके पिता नहीं है, भाई मर चुका है, पर उसकी पत्नी भाभी जीवित है। पिता की विधवा या भाई की विधवा जो जीवित हो, उन्हें संपत्ति बराबर हिस्से में मिलेगी। ये हो गया सर 6ठा। 7वां है पिता का भाई और पिता की बहन। इसको भी सर मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं कि पिता का भाई और पिता की बहन में संपत्ति कैसे बटेगी। रमेश की मृत्यु होती है, उसके ऊपर कोई वारिस नहीं है, ऊपर मतलब वर्ग 1 का कोई है ही नहीं, तभी वर्ग 2 का नंबर आएगा। पिता का भाई चाचा, दोनों बराबर हिस्से में वारिस होंगे, मतलब दोनों को संपत्ति बराबर मिलेगी, पिता के भाई को भी पिता की बहन को भी, मतलब चाचा और बुआ को। नंबर 7वां हो गया सर हमारा। अब हम आते हैं 8वें पे। माता के माता पिता मतलब नाना नानी। पिता का भाई, सॉरी 8वें में माता का पिता और माता की माता, मतलब माता का पिता मतलब नाना और माता की माता मतलब नानी। इसको उदाहरण से समझा देता हूं सर हम। सीमा की मृत्यु होती है, पिता पुत्री पुत्र नहीं है, मतलब वर्ग 1 का कोई वारिस नहीं है, उसके नाना नानी जीवित हैं, दोनों बराबर हिस्से के वारिस होंगे। ये हो गया सर हमारा 8वां। अब 9वें नंबर पे आते हैं। 9वें नंबर पे माता का भाई माता की बहन, मतलब मामा और मौसी पे बात आ रही है सर हमारी। अब मामा और मौसी का क्या रोल रहेगा सर इसमें बंटवारे में, कि मंजू की मृत्यु होती है उदाहरण के रूप में, उसके मामा और मौसी जीवित हैं, मामा और मौसी दोनों बराबर हिस्से में संपत्ति पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सर, जब क्लास 1 प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी नहीं होंगी तब भी इनका नंबर आएगा। अगर क्लास 1 में जो मैंने आपको अभी जस्ट वीडियो की शुरुआत में जो लिस्ट पढ़कर बताई थी वर्ग 1 की अनुसूची की, यदि वो वारिस जिंदा है तो इन लोगों का नंबर नहीं आएगा सर।
और दूसरी बात ये है कि मृतक वसीयत लिखे बगैर मरना जरूरी है। यदि वो वसीयत लिख कर गया है तो वसीयत में जो उसने जो उत्तराधिकार तय करें किसको कितनी संपत्ति दी जाएगी, उसी के अनुसार संपत्ति दी जाएगी। वो बात का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कहता है कि वसीयत फर्जी है, तो फिर अदालत में मुकदमेबाजी होगी, वहां से आप वसीयत को शून्य कराकर लाएं, तब ये धारा 1956 लागू होगी। इसकी धाराओं के अनुसार बंटवारा होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। और यदि अदालत ने वसीयत को शून्य घोषित नहीं किया, प्रोबेट में उसको वैलिड कर दिया, तब उसी के अनुसार संपत्ति प्राप्त होगी। हम आगे बढ़ते हैं। ये निर्वसियती मरने वाले व्यक्ति की दशा में ही ये बंटवारे इसमें बताए गए हैं कि को उत्तराधिकार में कौन किस प्रकार से संपत्ति प्राप्त करेगा। अब 90 पे आते हैं सर हम। माता का भाई, माता की बहन मतलब मामा मौसी। मामा मौसी हाँ 90 पे सर। माता का भाई और माता की बहन, माता का पिता और माता की माता मतलब नाना नानी का तो सर मैंने बता दिया आपको। अब मामा मौसी का बता देता हूं कि मंजू की मृत्यु होती है, उसके मामा और मौसी जीवित हैं। मामा और मौसी दोनों बराबर हिस्से में संपत्ति पाएंगे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी कानून के तहत प्रदान कर दी है, और घर बैठे मैंने आपको ये सिखा दिया है कि आप आपके परिवार में किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी खुद ही निकाल सकते हैं। यदि आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप खुद ही घर बैठे हिस्सा आप निकाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है कि अनुसूची के अंत में दिया गया स्पष्टीकरण यह कहता है कि भाई या बहन में सिर्फ सगे भाई बहन शामिल हैं, सिर्फ एकोदर रक्त वाले नहीं, हाल्फ ब्लड वाले नहीं है इसमें सर। ठीक है। उदाहरण में है कि यदि मृतक की मां अलग और पिता एक ही है तो सौतेला भाई क्लास 2 वारिस नहीं माना जाएगा। अब इसी में संक्षिप्त सार भी लिखा हुआ है सर, यही पूरी तालिका में मैंने बना के, और इसका जो निष्कर्ष निकलता है धारा 11 का मैं बता देता हूं आपको कि संपत्ति क्रमवार रूप में बांटी जाएगी। किसी एक एंट्री के वारिस जीवित हों तो अगले एंट्री तक नहीं पहुंचा जाता, मतलब जो पहले लोग हैं, पहले वारिस हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, वो नहीं होंगे तब दूसरों का नंबर आएगा। हर एंट्री के अंदर सभी वारिसों को बराबर हिस्सा मिलेगा। केवल होल ब्लड संबंधी सगे भाई बहन क्लास 2 वारिस माने जाते हैं। आपको पूरी मुकम्मल कानूनी जानकारी हर एक व्यक्ति के सरल उदाहरण के साथ दे दी है। आप खुद घर बैठे निकाल सकते हैं कि आपको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी, और आप प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं कि आप द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, ये भी आप आज का वीडियो देखने के बाद पूर्णतः सक्षम हो चुके हैं। अब ये तो सर मैंने आपको वर्ग 2 की पूरी जानकारी दे दी। अब कुछ वर्ग 1 की भी मैं देता चलता हूं सर शॉर्ट में इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ आप वर्ग 2 की भी, आपको वर्ग 2 के साथ वर्ग 1 की भी जानकारी हो गई है आपको। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता चलता हूं सर कि धारा 10 जो है वर्ग 1 में वारिसों की जो लिस्ट है वो तो मैंने आपको पढ़ के बता दी है सर वीडियो के प्रारंभ में ही। बड़ी मतलब इतनी धीमी गति से मैंने पढ़ी है कि आप कॉपी में उसको नोट भी कर सकते हैं। ओके सर, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वर्ग 1 के बारे में। वर्ग 2 का तो हमारा चैप्टर हो चुका पूर्ण रूप से। धारा 10 जो है अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति का विवरण के बारे में बताती है। इसमें नियम दिए हुए हैं सर कुल 4 नियम, जिसमें नियम नंबर 1 है निर्वसियत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। ये नियम नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा नियम है इसका निर्वसियती मतलब वसीयत लिखे बगैर यदि कोई व्यक्ति मरता है तब। इसमें हर जगह शुरुआत में निर्वसियती लगा रखा है सर। बुक के अंदर जो धारा 8 की परिभाषा दी गई है कि कोई हिंदू पुरुष जो निर्वसियती मरता है, धारा 15 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 में कि निर्वसियती मरने वाली हिंदू नारी की दशा में, मतलब ये नेसेसरी शर्त है इसकी कि वसीयत लिखे बगैर मरना जरूरी है, तभी ये अप्लाई होगा, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 है सर निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। नंबर तीसरा है निर्वसियती के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश बनेगा। नंबर चौथा है उसमें जो अभी तीसरा पढ़ा है उसको शामिल करते हुए बताया है। नंबर 1 इसमें बताया गया है कि पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो, और उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। नंबर 2 में बताया है, ये नियम बता रहा हूं सर बंटवारे के, इन्हीं के अनुसार बंटवारा होगा आप जब निकालेंगे तो। पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उत्तरजीवी मतलब जो जीवित हैं पुत्रों और पुत्रियों में बराबर भाग में उसको प्राप्त होगा। ये इसके नीचे धारा 11 है और उसी के नीचे लिस्ट भी तैयार मैंने दी हुई है इसमें
शेड्यूल प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की लिस्ट और द्वितीय श्रेणियों के उत्तराधिकारी की लिस्ट इसमें दी हुई है। मैं वही निकाल के सर आपको बता रहा हूं। जो सर हमारा वीडियो का मुख्य जो आज का टाइटल था कि वर्ग 2 मतलब द्वितीय श्रेणी के जो वारिस हैं उनमें किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी, उस पर मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी कानून के तहत आपको दे चुका हूं। अब साथ में वर्ग 1 की भी मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूं। इसमें जो नियम है उसमें नंबर 1 है विधवा का भाग। यदि एक विधवा है तो उसे एक भाग मिलेगा। यदि एक से अधिक विधवाएं हैं, जैसे 2 पत्नियां हैं, तो सबको मिलाकर एक भाग मिलेगा। उदाहरण है, मान लीजिए रामलाल की मृत्यु हो जाती है, उनकी 2 पत्नियां सीता और गीता, उनका एक बेटा रवि और एक बेटी रीना है। तो वर्ग 1 के जो वारिस हैं विधवाएं में जो सीता और गीता को मिलाकर एक भाग बनेगा, पुत्र रवि और पुत्री रीना को भी मिलेगा। इनका जो विभाजन होगा 3 भाग में होगा। सीता प्लस गीता को मिलाकर एक भाग, रवि को एक भाग और रीना को एक भाग मिलेगा। तो सीता और गीता उस एक भाग को आपस में बराबर बांट लेंगी जो विधवाएं हैं वो। नियम नंबर 2 है जीवित पुत्र और पुत्री और माता को समान भाग। निर्वसियत के जीवित पुत्रों पुत्रियों और माता को प्रत्येक को समान भाग मिलेगा। उदाहरण से समझ लेते हैं सर इसे। राम की मृत्यु होती है, पीछे उसने छोड़े हैं जो नंबर 1 विधवा सीता, दूसरा पुत्र अजय और विजय, एक पुत्री काजल और माता शांति देवी। तो वर्ग 1 के जो वारिस हैं सर, जो मैंने आपको लिस्ट में अभी पढ़ के बताए थे, जो अभी मैंने आपको वीडियो में वर्ग 1 के वारिसों की सूची पढ़कर बताई थी, उसमें विधवा सीता, दूसरा पुत्र अजय, पुत्र विजय, पुत्री काजल और माता शांति देवी, कुल 5 वारिस होंगे। 5 भाग होंगे, प्रत्येक को 1/5वां हिस्सा मिलेगा। नियम नंबर 3 को समझ लेते हैं। धारा 10 के सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 का नियम 3, पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की शाखा को ले लेते हैं सर हम। यदि कोई पुत्र या पुत्री पहले ही मर चुका है तो उसकी पूरी शाखा यानी उसके बच्चे मिलाकर एक भाग प्राप्त करेंगे, पूरी शाखा। उदाहरण, मोहन की मृत्यु होती है, पीछे छोड़े उसने पत्नी लक्ष्मी, एक जीवित पुत्र रमेश, एक पुत्र सुरेश जो पहले ही मर चुका है। सुरेश के पीछे छोड़े 2 बच्चे दीपक और मीना। तो वर्ग 1 के जो वारिस हैं उसमें विधवा लक्ष्मी, जीवित पुत्र रमेश, पूर्व मृत पुत्र की शाखा में दीपक प्लस मीना मिलाकर एक भाग प्राप्त करेंगे। कुल 3 भाग होंगे। लक्ष्मी 1/3, रमेश 1/3, दीपक प्लस मीना मिलाकर 1/3। फिर दीपक और मीना उस 1/3 को आपस में बराबर बांटेंगे। ओके सर। नियम नंबर 4, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 का नियम नंबर 4 है पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की शाखा के बीच में विभाजन। पूर्व मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं मिलकर उसके जीवित पुत्र पुत्रियों और उसके पूर्व मृत पुत्री की शाखा, इन सबको समान भाग मिलेगा। उदाहरण कैसे मिलेगा, श्याम की मृत्यु होती है, उसका एक पुत्र गोपाल पहले ही मर गया है, गोपाल की विधवा राधा, गोपाल का जीवित पुत्र अजय, गोपाल की एक जीवित पुत्री काजल और गोपाल का एक मृत पुत्र रोहित जिसके 2 बच्चे सुमित और पूजा हैं। अब श्याम के अन्य वारिस में पत्नी कमला और दूसरा जीवित पुत्र रमेश। श्याम के वारिस में जो है, श्याम के सर जो वारिस है उसमें विधवा कमला, जीवित पुत्र रमेश, पूर्व मृत गोपाल की शाखा में राधा, अजय, काजल और रोहित। कुल 3 हिस्से होंगे सर इसमें। कमला 1/3, रमेश 1/3 और गोपाल की शाखा 1/3। अब गोपाल की शाखा के अंदर 1/3 ऐसे बांटा जाएगा कि राधा मतलब गोपाल की विधवा 1 भाग, अजय जीवित पुत्र 1 भाग, काजल जीवित पुत्री 1 भाग, रोहित की शाखा में सुमित और पूजा मिलाकर 1 भाग प्राप्त करेंगे। कुल 4 भाग को होंगे इसमें और प्रत्येक को 1/12, क्योंकि 1/3 भागी 4 आप करेंगे तो 1/12 आएगा और सुमित व पूजा उस 1/12 को आपस में बांटेंगे यानी 1/24 1/24। इसी में जो पूर्व मृत पुत्री की शाखा में उसके पुत्र और पुत्री समान रूप से भाग लेंगे। जैसे कि सीता की मृत्यु हो जाती है उदाहरण के तौर पे, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 का नियम 4 का उपनियम 2 सर मैं आपको बता रहा हूँ। सीता की मृत्यु होती है, उसकी एक पुत्री रीना पहले ही मर चुकी है, रीना के बच्चे हैं, बेटा राहुल, एक बेटी नेहा। सीता के अन्य वारिस भी हैं, एक जीवित पुत्र राजेश, विधवा पति का सवाल नहीं क्योंकि वह मर चुका है। रीना की शाखा में राहुल और नेहा को मिलाकर 1 भाग मिलेगा और वह भाग राहुल और नेहा दोनों बराबर बांटेंगे। अब इसमें धारा 10 के अनुसार जो इनका बताया गया है इसमें सर कि मुख्य मृतक जो हैं विधवा कमला, जीवित पुत्र रमेश, पूर्व मृत पुत्र गोपाल, गोपाल की शाखा में विधवा राधा, जीवित पुत्र अजय, जीवित पुत्री काजल, मृत पुत्र रोहित, सुमित और पूजा। तो नियम 1 में विधवा का हिस्सा बताया गया है कि निर्वसिति की विधवा को यदि 1 से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर 1 अंश बनेगा, तो इसलिए कमला का 1 भाग हो गया। नियम नंबर 2 में जीवित पुत्र पुत्री और माता का हिस्सा, निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रों पुत्रियों और माता पितरों को 1-1 अंश मिलेगा। कैसे मिलेगा,
तो यहाँ पे जीवित पुत्र रमेश को 1 भाग मिला, कोई जीवित पुत्री नहीं है। माता का उल्लेख नहीं आता, अनुपस्थिति मानी जाएगी। नियम नंबर 3 में पूर्व मृत पुत्री की शाखा, हर पूर्व मृत पुत्री की शाखा के सब मिलकर 1 अंश पाएंगे। गोपाल की शाखा में भाग 1 मिलेगा उसको। पहला स्तरीय विभाजन का नियम 1 + 2 + 3, 3 इकाइयों में बांटा है इसको। विधवा कमला 1/3, जीवित पुत्र रमेश 1/3, पूर्व मृत गोपाल की शाखा 1/3। ये कानूनी रूप से सटीक है। नियम 4 का उपनियम 1 है कि गोपाल की शाखा के भीतर वितरण कैसे होगा, ये नियम 4 में आएगा। जो पहले मर चुका है पुत्र, उसकी शाखा में उसकी विधवाएं, जीवित पुत्र, पुत्रियां और उसके पूर्व मृत पुत्री की शाखा सभी को समान भाग मिलेगा। गोपाल की शाखा में 4 इकाइयां बनी, राधा विधवा, अजय पुत्र, काजल पुत्री और रोहित की शाखा। प्रत्येक को गोपाल के हिस्से का 1/4 हिस्सा मिलेगा, और गोपाल का हिस्सा था 1/3, इसलिए प्रत्येक को 1/12 मिलेगा। रोहित की शाखा के भीतर वितरण का नियम में 4 होगा। वो कैसे होगा सर कि रोहित मर चुका है, उसके 2 बच्चे सुमित और पूजा हैं, वे इसे 1/12। रोहित की शाखा के भीतर जो वितरण है, नियम 4 का जो विस्तार है, समझ लेते हैं कि रोहित मर चुका है, इसके 2 बच्चे सुमित और पूजा हैं, वे उसे 1/12 हिस्से को बराबर बांटेंगे। सुमित 1/24 और पूजा 1/24। और अंत में इसका पूरा विवरण तालिका में भी दिया हुआ है। और इसी में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है सर। गुरुपत खंडप्पा बनाम हीराबाई खंडप्पा मकदम और अन्य 27 अप्रैल 1978 का है ये। इसमें जो बताया है कि विधवा का हिस्सा समान और न्यायपूर्ण होना चाहिए। एक से अधिक विधवाएं हों तो हर विधवा को बराबर हिस्सा मिलेगा। यह फैसला धारा 10 के नियमों क्लास 1 वारिसों के अधिकारों के अनुपालन का सशक्त उदाहरण है और प्रायोगिक उपयोग भी है इसका। इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि विधवाओं के अधिकारों में किसी प्रकार की छूट या असमानता नहीं हो सकती। और इसी प्रकार से तुलसमा विरुद्ध शेषा रेड्डी का AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1944 का फैसला है कि विधवा के अधिकार को विस्तारित किया गया, उसे संपूर्ण स्वामित्व का अधिकार मिला। यह धारा 14 जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 उससे जुड़ा हुआ है कि क्लास 1 के हियर उत्तराधिकारी हिस्से के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है। तो ये इसी में आगे जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से इसमें सर मैंने वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के वारिसों की सूची को टाइप किया हुआ है, जो आप देख रहे हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने पूरी लिस्ट इनको टाइप की हुई है। अब मैं ई बुक से परिचित भी करा देता हूं सर आपको। हमारा जो कानूनी जानकारी देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो को यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा, समझा और उसका नोट्स आपने तैयार किया तो आप घर बैठे आपके परिवार में किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी आप निकाल सकते हैं। इसमें दी गई जानकारी जहां तक मुझसे हो सकता था सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, जो सबसे बेहतर हो वो देने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है। लेकिन यदि फिर भी आपको किसी बात में कोई डाउट और कंफ्यूजन होता है तो आप आपके वकील साहब से भी एक बार संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंत में यदि मुकदमे की नौबत आती है तो वकील साहब के पास तो जाना ही होगा। तो आप विधि विशेषज्ञ आपके जो वकील साहब हैं उनसे भी सलाह मशवरा कर लें। लेकिन प्राइमा फेसी रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है तो घर बैठे आप आपकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं कि किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, हर घर की समस्या है, हर घर की कहानी है सर। इसलिए मैंने स्पेशल तौर पे आपके लिए वीडियो तैयार किया है, और आपकी सभी कमेंट्सों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त हो चुका है। ये हमारी ई बुक का नाम है सर, क्लास 2 वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, धारा 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जानकारी। जो पहला सर मैंने वीडियो बनाया था वो क्लास 1 वारिसों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, धारा 10 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की पूरी जानकारी टाइटल से वीडियो बनाया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। उसका PDF, उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसी प्रकार से मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, PDF की लिंक। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने वाली धारा, इस पे भी सर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है और इसका भी PDF तैयार किया है। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं सर, इसको अलग अलग अध्यायों में भी बांटा गया है। प्रस्तावना भी इसमें लिखी है। अध्याय 1 में जो है हिंदू उत्तराधिकार 1956 का उद्देश्य और महत्व, अध्याय 2 में वर्ग 1 के वारिस कौन होते हैं, अध्याय 3 में धारा 10 वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति के वितरण के नियम,
और प्रारंभ में तो सर धारा 11 और वर्ग 2 के वारिसों की पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है। अध्याय 4 में प्रत्येक का विश्लेषण, 5 में निष्कर्ष है और इसी में बहुत कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, जो मैं आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं बढ़ता जा रहा हूँ मैं आगे। और शुरुआत जो मैंने की थी आपको वीडियो के अंदर से जानकारी ही दी है, इसी ई बुक के अंदर से जानकारी दी है, पीडीएफ के अंदर से ही। और जानकारी देने का भी मकसद यही है कि यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप पहले देख लें, सुन लें और समझ लें, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपके लिए उपयोगी, तभी सर आप इसको परचेस करें। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ये इसमें सभी कुछ बताया गया है सर, और अध्याय भी इसमें लिखे हुए हैं पूरी डिटेल के साथ। उत्तराधिकार क्या होता है इस पर भी सर मैं बात करता चलूँ आगे बढ़ने से पहले, कि उत्तराधिकार का मतलब क्या है आखिर। हम हिंदू, नाम ही इसका ये है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो उत्तराधिकार का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकार और दायित्व उसके कानूनी वारिसों या वसीयत में नामित व्यक्तियों को स्थानांतरित हो जाना ही उत्तराधिकार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे राम के निधन के बाद उसका मकान, बैंक बैलेंस और खेत उसके उत्तराधिकारियों को मिले। धारा 10 में वर्ग 1 के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है, और धारा 11 में वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है। धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो है, उसमें जो हिंदू पुरुष जो वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी। यदि ये नहीं है तो वर्ग 2 के वारिसों को दी जाएगी। यदि ये भी नहीं है तो उसके जो है कि गोत्रज में जाएगी। गोत्रज में नहीं है तो बंधुओं में जाएगी। इसी प्रकार से धारा 15 में निर्वसियती, वसियत लिखे बगैर मरने वाली हिंदू नारी की दशा में संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। उसमें पूरी लिस्ट दी गई है। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं आपको शॉर्ट में बुक में से पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि इसी एक वीडियो में आपको सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाएंगी। 15 में हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर, आप वो देख सकते हैं। और ई बुक भी अपलोडेड है उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में सरल उदाहरणों के साथ। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं। इसमें जो है कि प्रथम पुत्रों पुत्रियों व पति को, द्वितीय पति के वारिसों को, तीसरी माता और पिता को, चौथा पिता के वारिसों को और अंत में माता के वारिसों को। और उपधारा 2 में इसमें कुछ कंडीशन भी बताई है कि पिता और माता से यदि उसको संपत्ति प्राप्त हुई है तो पिता के वारिसों को न्यायगत होगी। कब होगी? जब ये लोग नहीं है। कौन लोग नहीं है? कि किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के आपत्ति भी आते हैं। ये लोग मृतक के पुत्र या पुत्री के पुत्र जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की आपत्ति भी आते हैं, ये लोग नहीं है, तब ये वापस उधर ही लौट जाएगी जिधर से आई थी। इसी प्रकार से यदि हिंदू नारी को संपत्ति पति या उसके ससुर से विरासत में प्राप्त हुई है और इन लोगों का अभाव है, किनका? मतलब मृतक के किसी पुत्र या पुत्री जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्री या पुत्री के आपत्ति भी आते हैं, अभाव में, इनका अभाव है, तो अन्य वारिसों में उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पति के वारिसों को न्यायगत होगी। मतलब जहां से आई है वहीं लौट जाएगी। ये मैंने इसकी भी जानकारी सर आपको दे दी है, और उसी के बारे में उल्लेख मैंने इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि वर्ग 2 के वारिस कौन होते हैं। पूरी डिटेल में सर ई बुक में मैंने लिखा है जहां तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी इसमें शामिल किए हैं। तालिका भी सर इसमें बनाई है कुछ जहां तक मुझसे संभव हो सकता है। और अंत में समापन भी सर इसमें लिखा गया है। 75 पेज के करीब इसमें है ये, लेकिन इसका जो पीडीएफ बनता है तो कुछ पेज इसमें कम हो जाते हैं। इस ई बुक की कीमत 199 रुपीज सर मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AMORE लिखा दिखाई देता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। वहाँ ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा आपको। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, मेरा काम ही सर आप लोगों की समस्या का निराकरण करना है, इसलिए मेरे द्वारा मेरे स्टोर का नाम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर ही रखा गया है। और ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है और सरल उदाहरणों का संग्रह है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को एक स्थान पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि यदि आपकी समस्या इसी प्रकार से इससे जुड़ी हुई है तो ये आपको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर आपकी समस्या का समाधान करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये एक प्रयास है सर, एक कोशिश है आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की। क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे ऐसे कमेंट्स किया था। मुस्लिम उत्तराधिकार पे भी सर कमेंट्स किया, मैंने उसकी भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है।
कुछ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अलावा मेरे खुद के प्रकरण जो मैंने अदालत में लड़े हैं और उसमें मैंने बंटवारे कराए हैं, उनको सबको मैंने निकाल के रख लिया है। और बहुत जल्द मैं मुस्लिम उत्तराधिकार के ऊपर भी कुछ वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड ये वीडियो है मेरा, जिसमें धारा 10 और 11 धारा 11 में बंटवारों में किसको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी उसके बारे में बताया गया है, और सरल उदाहरणों के साथ मैंने आपको उनको समझा भी दिया। ये उदाहरण सर आपको कहीं मिलने के नहीं है, ये एक अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं आपको समझाने के लिए। और यदि आपको इसको देखने सुनने के बाद कुछ लगता है कि आपको ऐसा कुछ लगता है कि भाई ये आपने जो जानकारी दी है वकील साहब ये तो बुक में दी ही नहीं गई है, तो आप मुझको जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि मैंने दी बुक के अंदर से ही है सर। बुक में जो लिखा हुआ है वही मैंने मेरी ई बुक के अंदर भी टाइप किया हुआ है, मैंने खुद अच्छे से चेक कर लिया है, मिलान कर लिया है। लेकिन यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप उसको पूरे सबूत के साथ उसमें कमेंट्स करके लिखें, ताकि मैं मेरी उस गलती को, उस त्रुटि को सुधार सकूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं। और जो है कि मैंने जो कह दिया वो सब कुछ नहीं हो गया। आप आपके वकील साहब से भी एक बार सलाह मशवरा कर लें, आप आपकी जानकारी ले लें, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ें। लेकिन जहां तक मुझसे हो सकता था मैंने आपको कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी आज के इस वीडियो में प्रदान कर दी है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।